हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने अभी स्टार्ट की हुई है आपकी भारतीय संविधान की एक श्रृंखला और उसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम बताते हुए अब तक कहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने 1600 ईस्वी का जो राजलेख जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद 1726 का राजलेख हम लोग पढ़ चुके हैं और 1773 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्ट है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जाना जाता है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप में से कोई भी मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले मेरी पहली 2 वीडियो को देखें, तो ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो आइए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम बात करने वाले हैं 1781 के अमेंडिंग एक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था, उस पर क्या क्या प्रावधान हो चुके थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था कि 24 सदस्यीय जो निदेशक मंडल हुआ करता था उसके 1/4 सदस्य यानी 6 सदस्यों को प्रतिवर्ष सेवान्वित करने की व्यवस्था की गई थी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण जो तीनों प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, संपूर्ण ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र की जो प्रेसिडेंसी थी उनका गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और हमने इस बारे में क्या बात की थी कि गवर्नर जनरल जो बनाया था सबसे पहले कौन बना था, वो था वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स को भी कंट्रोल करने के लिए हम उनके साथ किसको बिठाया गया था या एज ए सहायक मेंबर के तौर पे किसको रखा गया था। एक क्लेवरिंग था, एक वॉरवेल था और एक फ्रांसीसी फिलिप था। ठीक है, ये 4 लोग थे जो वारेन हेस्टिंग और उनके साथ में थे। ठीक है, और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी जो रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको बताई थी, वो थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। यानी सबसे पहले 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया कोलकाता के अंतर्गत, जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे कौन, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे को उसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड को अन्य न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त किया गया। ये बातें थी मुख्य बातें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। ठीक है, आइए अब रुक करते हैं नेक्स्ट राजलेख की ओर या एक्ट की ओर और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान का विकास या कह सकते हैं क्या इतिहास, यानी भारतीय संविधान के विकास या इतिहास को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अब पहुंचने वाले हैं किस पर, 1781 का राजलेख। कौन सा दोस्तों, 1781 का राजलेख आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो 1781 के राजलेख में कौन कौन सी बातें थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ खामियां रह गई थी, उसमें कुछ कमियां देखने को मिली थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक एक्ट आया जिसको हम 1781 का राजलेख कहते हैं। और इसके अन्य नाम क्या हैं दोस्तों, इसको हम अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बंगाल जुडिकेचर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, 1781 के राजलेख को 3 नाम मिले। 1781 का राजलेख क्योंकि ये 1781 में आया था। अमेंडिंग एक्ट कहा जाता है क्यों, क्योंकि ये संशोधन था। ये अमेंडिंग एक्ट जिसको हिंदी में क्या कहा जा सकता है, संशोधनात्मक एक्ट। ठीक है, इसमें इसका भी जिक्र किया गया था दोस्तों।
और बंगाल जुडिकेचर इसको एक्ट किस लिए कहा जाता है, क्योंकि बंगाल से ही जुड़ी हुई बातें को इसमें रखा गया था और उसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए थे, इन सभी बातों को मैं लेकर इसमें जिक्र करने वाला हूं। अब बात आती है कि इस एक्ट को लाने के पीछे किसका हाथ था, अर्थात किसने इस बात पर दबाव दिया कि आप एक एक्ट लाइए 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उनको दूर करें। वो कौन थे? वो थे एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग की एक कमेटी थी जिसकी सिफारिश पर 1781 के अमेंडिंग एक्ट या संशोधनात्मक एक्ट को, अधिनियम को लाया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, प्रावधान देखिए इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, वो कौन कौन सी बातें थी जिनको इसमें शामिल किया गया। यूँ तो कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको एक स्टेप बाय स्टेप यानी सीक्वेंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एक तो ये बात की गई, पहले मुंबई, मद्रास और कोलकाता, मुंबई, मद्रास और कोलकाता तीनों के ऊपर विधि बनाने का अधिकार मिल गया था 1726 के राजलेख के माध्यम से। अब इसमें क्या काम किया, एक तो ओडिशा और बिहार के लिए भी विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार इनको मिल गया था। ठीक है, यानी पहले 3 प्रेसिडेंसी के लिए विधि बनाती थी कंपनी, अब कितने के लिए बना रही है, ओडिशा और बिहार के लिए भी बना रही है। ठीक है, ये पहला प्रावधान। दूसरे प्रावधान की इसमें क्या बात करी गई थी, दूसरा प्रावधान इसमें यह था, राजस्व की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। राजस्व की समस्या का क्यों सामना करना पड़ रहा था ये मैं आपको बता देता हूं, और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो कंपनी के मेंबर थे, कंपनी के जो मेंबर थे वो अपने निजी लाभ तो ले रहे थे, लेकिन कंपनी को ग्रोथ करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे थे। कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, उनकी बिल्डिंगें इंग्लैंड में, ब्रिटेन में लगातार बढ़ती जा रही थी और कंपनी की हालत लगातार खस्ता यानी बेकार होती जा रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या काम किया गया, राजस्व की समस्या देखने को मिली और राजस्व की समस्या को समझते हुए उसका समाधान करने के लिए राजस्व समस्या क्या उत्पन्न हुई भी, राजस्व समस्या का समाधान करना था, जिसके लिए क्या बनाया गया दोस्तों, एक राजस्व मंडल बनाया गया। राजस्व मंडल बनाया गया, आई होप कि आपको दिख रहा होगा क्या बनाया गया, एक राजस्व मंडल का निर्माण किया गया। क्लियर है, यहाँ तक का सभी बातें आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट जल्दी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। क्लियर है, अब और इससे महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं इतनी जो मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ एक बात और महत्वपूर्ण मेरे याद आ रही है, मैं बता देता हूं। जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल को, गवर्नर जनरल की काउंसिल को जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 ईस्वी में, कोलकाता के अंतर्गत कोर्ट से मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको किसकी अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आते थे। ठीक है, एक बार और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैंने उसमें एक बात और ऐड करी है। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी 1781 के संशोधनात्मक या अमेंडिंग एक्ट या पश्चिम बंगाल जुडिकेचर एक्ट की बातें। इससे ज़्यादा नहीं पूछता है आपको, आप चाहे यूपी पीसीएस तक का एग्जाम उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, आइए रुक करते हैं नए एक्ट की ओर, चलते हैं नए एक्ट की ओर। नया एक्ट क्या था जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, नया एक्ट क्या था दोस्तों,
नया एक्ट आया था 1784, सॉरी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब सबसे पहली बात दोस्तों, इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, ये बात भी आप जान लोगे तो इसके पीछे की कहानी आपको या आने वाली बात आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि 1781 का जो संशोधनात्मक एक्ट था वो फेल हो गया था, निष्फल हो गया था, असफल हो गया था, जिस कारण इस मुद्दे को इतने ज़बरदस्त तरीके से इंग्लैंड की प्री काउंसिल में उठाया गया कि उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की जो सरकार थी वो गिर गई। हुआ क्या, 1781 के बाद 1782 में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार गिर गई और नई सरकार बनी। ठीक है, नई सरकार बनी और नई सरकार बनने के बाद जो नया अधिकारी, जो नया पदाधिकारी, जो नया शासक ब्रिटेन के अंदर बैठा, वो नया राजा बना कौन, विलियम पिट्स। कौन बना दोस्तों, विलियम पिट्स। विलियम पिट्स एक नए शासक के रूप में आया हमारे सामने। क्लियर है भाई। और विलियम पिट्स ने आते ही सबसे पहले क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत किए, देखिए प्रावधान क्या क्या किए, प्रावधान को देख लेते हैं हम। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया, जो ये एक्ट आया था ये किस नाम से आया था दोस्तों, ये जो आया था ये किस नाम से आया था, ये आया था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, यानी जो इसका शीर्षक था, ये क्या था, ये इसका शीर्षक था। ठीक है दोस्तों, ये 1784 का जो शीर्षक था वो था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, यानी इसमें क्लियर कर दिया था कि ये वाले क्षेत्र, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये ब्रिटिश लोगों के अधीन आते हैं। ठीक, अब प्रावधान क्या क्या किए गए, कंपनी जो लगातार अपने निकम्मेपन को दर्शा रही थी, लगातार गड़बड़ कर रही थी, गलत गतिविधि कर रही थी, देसी राजाओं के साथ, भारत के राजाओं के साथ संधि कर रही थी, उनसे युद्ध कर रही थी बिना किसी परमिशन के। ठीक है, अभी क्या कर दिया, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EIC, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया दोस्तों, दो भागों में बांट दिया। एक तो इसके दो कार्य थे, एक तो व्यापारिक कार्य और दूसरा था प्रशासनिक कार्य। क्लियर है दोस्तों। तो इसके कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, अलग अलग कर दिया गया। और अलग करने पे क्या किया, जो व्यापारिक कार्य थे उसको किसके हाथ दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। व्यापारिक कार्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, और जो प्रशासनिक कार्य थे उसके लिए एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया। इसके लिए क्या किया गया, एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया। ठीक है, 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया, यानी क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी इसको कह सकते हो आप BOC। अब दोस्तों मैं पहले ही आपके सामने जिक्र कर चुका हूं कि पहले प्री काउंसिल में COP हुआ करता था। COP मतलब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जो सबसे सुप्रीम पावर थी ब्रिटेन में बैठी एक संस्था, एक कमेटी, एक ग्रुप। ठीक, उसके बाद बना था आपका निदेशक मंडल, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD। ठीक,
लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एक और आपके सामने का बोर्ड देखने को मिला, एक और समिति, एक और संघ आपको देखने को मिलेगा जिसको कहा गया BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके 6 सदस्य थे। इंग्लैंड के अंदर इसका निर्माण किया गया और इसमें 4 जो भारत में सम्राट थे उन सम्राटों के द्वारा ब्रिटिश से चुने हुए 4 सदस्य थे और एक था भारत सचिव और एक था एक्सचेकर। ठीक है, इसमें इस तरीके से 6 सदस्य हुआ करते थे। क्लियर इतनी बात? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर कुछ नया आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अभी आपको बताया जाएगा और क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए। एक प्रावधान इसके लिए और किया गया, कंपनी के जो 4 सदस्य, 4 जो मंडल होता था 4 लोगों का, जैसे वारेन हेस्टिंग और उसके 3 सदस्य और थे, 4 लोगों का जो गवर्नर की उनके ग्रुप होता था उसको 4 से करके 3 कर दिया। 4 सदस्य गवर्नर की जगह कितने कर दिए गए? 3 कर दिए गए। 3 कर दिए गए। अभी ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 4 सदस्य थे और चारों में 50-50 या एक के पक्ष में 3 का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये 3 कभी कभी विरोध में हो जाते थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को काम नहीं करने देते थे। अब उनको 3 कर दिया गया तो केवल एक को ही अपने पक्ष में लाना होता था बस। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात क्या थी, जितने भी भारत में अंग्रेजी कर्मचारी काम कर रहे थे वो काम गलत ना करें, गलत करें तो उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको सज़ा दिलाने के लिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट का निर्माण किया गया। भारत में, लिख लीजिएगा, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में क्या किया गया? आयोग को आपको दिख रहा होगा, इंग्लैंड में क्या किया गया? एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया दोस्तों। किसका? अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, मैं आपको ऊपर लिख देता हूं। किसका निर्माण किया गया दोस्तों? एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया इंग्लैंड के अंतर्गत। ये ऐसा कोर्ट था कि अगर भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारी भारत में काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कहाँ? इंग्लैंड के अंदर जो कोर्ट बना था उसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जिक्र किया है 1781 का अमेंडिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ऐसे ही छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके साथ और फैक्चुअल तरीके। फैक्ट कोई भी गलत नहीं होगा, सारे NCERT और प्रमाणिक बुक्स के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया एक बार लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।